Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश की जो वीडियोस है वो स्टार्ट कर दी है, उसकी सीरीज़ आ चुकी है और हमने पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज कर दिया। अब हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर के, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो पार्ट 1 में हमने इसका ओवरव्यू देखा था और पैराग्राफ 8 तक कंप्लीट किया था। अब हम इस पार्ट 2 में पैराग्राफ 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ठोकते हैं एक लाइक, आगे चलते हैं। जो 9th पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। तो द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाई मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाई इट्स वोटरीज। ये क्या कहा जा रहा है कि जिस भारतीय सभ्यता का मैंने उल्लेख किया है, ये कौन कह रहा है भाई? ये है महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि जिस भारतीय सभ्यता का उल्लेख मैंने किया है ना, ऐसा वर्णन तो उनके समर्थकों ने भी किया है ना, उनके समर्थकों यानी कि उनके वोटरीज ने भी किया है। अब कह रहा है इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। कहा जा रहा है कि संसार के किसी भी भाग में ले लो या फिर किसी भी सभ्यता में सभी लोग कभी संपूर्णता प्राप्त नहीं की है, किसी को परफेक्शन नहीं मिला है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग। टेंडेंसी मतलब होती है प्रवृत्ति। तो इंडियन सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति है, वह क्या है कि नैतिकता को बढ़ावा देना है, एलिवेट करना है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। और जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उसका काम क्या है भाई? उसका है कि अनैतिकता फैलाना है, इमोरलिटी। ठीक है। फिर आगे कहता है कि द लेटर इज गॉडलेस। कहा जा रहा है कि जो पिछली वाली सभ्यता है ना, अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूँ। जो लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। कहा जा रहा है जो पहली वाली सभ्यता थी, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड। जब पहली वाली सभ्यता थी ना, वह जो थी वो ईश्वर में विश्वास रखती थी। और जो अभी वाली सभ्यता है द लेटर मतलब बाद वाली, वह गॉडलेस है, यानी कि उसमें तो भाई भगवान का कोई रूल ही नहीं है, उसका कोई ध्येय ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स ओवर एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। कहा जा रहा है तो सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग मतलब विश्वास करना, और बिहोव्स मतलब क्या होता है? तो बिहोव्स मतलब होता है उचित लगना। तो कहा जा रहा है कि ऐसा समझकर और ऐसा विश्वास करके भारत के हर प्रेमी के लिए उचित है कि वह जो है ना, भारतीय सभ्यता से ऐसे चिपटा रहे मानो कि एक बच्चा जो है अपनी माँ से छाती से चिपका रहता है। तो इन द सेंस ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। और जो पश्चिमी सभ्यता है वो अनैतिकता का विस्तार करते हैं, और हमारी जो सभ्यता है वह हमें भगवान में बिलीव करने में हेल्प करता है। और भी सारी चीज़ें हैं कि उसमें संपूर्णता प्राप्त करनी दिखाई गई है, लेकिन ऐसा पश्चिमी सभ्यता में नहीं है। आगे पढ़ते हैं 10th पैराग्राफ। कह रहा है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। एक बात और, अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी बार बार बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता अडिग है, हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है और देश से। तो ये भी बात है, और साथ में ये भी बोलते हैं मतलब हमारे महात्मा गांधी कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बार बार जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग्स। मैं तो शुक्रगुजार हूँ पश्चिमी सभ्यता का कि इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने पश्चिमी जो साहित्य है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all costs. सन का मतलब होता है त्याग देना। तो कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि भाई मेरा ऐसा मानना नहीं है कि जो पश्चिमी सभ्यता वो ख़राब है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं आभारी हूँ, और इसने मुझे सिखाया है कि
यदि मैं चाहता हूँ कि भारत को पूरी ऊंचाई तक अगर उठाया जाए ना, तो मैं अपने देशवासियों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के अपने कई वर्षों का जो एक्सपीरियंस है, भारत के कई वर्षों का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैंने एक ही पाठ सीखा है भाई। क्या सीखा है? तो यह सीखा है कि वह इसका हर कीमत पर हमें त्याग कर देना चाहिए। शन यानी कि हमें पश्चिमी सभ्यता त्याग कर देना चाहिए, इनका कहना है, महात्मा गांधी का, है ना। 11th पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब पूछ रहा है भाई कि आखिर आधुनिक सभ्यता है क्या। तो इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कहा जा रहा है कि सभ्यता क्या है, मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है। तो यह जो है ना, भौतिक वस्तुओं का उपासना है, उसकी पूजा करते हैं लोग कि भाई हम ना बड़े बड़े मटेरियल वाली चीज़ें, जो मशीनरी चीज़ें आ रही हैं, उनको हम पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना। और यह हमारे अंदर के पशु की उपासना करवाता है हमसे। इट इज़ अनएडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड मतलब कोरा, यानी कि प्योर कह लीजिए। इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। तो ट्रिम्फ मतलब बता दूँ, विजय प्राप्त करना। और इस लाइन का मतलब है कि यह जो कोरा भौतिकवाद है ना, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, कोरा भौतिकवाद है ना, और आधुनिक सभ्यता जो है ना, कुछ नहीं है यदि यह पग पग पर हमेशा हर कदम कदम पर भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार नहीं करती है ना, तो ये कुछ भी नहीं है। चलिए 12th पैराग्राफ पढ़ते हैं कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। कहा जा रहा है कि संभवतः दोनों सभ्यताएं जो है ना, उनका गुणों को परखना यदि बेकार नहीं है ना, तो अनावश्यक भी है। तो कहा जा रहा है इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। मतलब ऐसा माना जाता है, ये संभव है कि पश्चिम ने जो सभ्यता अपनाई है ना, उसका विकास अपनी जलवायु और वातावरण के हिसाब से उसने किया है। और उसी तरीके से वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और हमारी भी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, हमारी परिस्थितियों के साथ मैच करती है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव शेप्स स्फेयर्स। तो इस तरीके से गांधी जी दोनों चीज़ों से पलड़ा भी झाड़ रहे हैं भाई, कि ऐसा नहीं है कि वह खराब है या अच्छा है। हाँ, दोनों अपने परिस्थितियों के अनुसार बहुत सही सभ्यताएं लेकर जी रहे हैं लोग वहाँ पे, और वो सूट भी कर रहा है वहाँ के लोगों को। फिर 13th पैराग्राफ है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये कहा जा रहा है जो आधुनिक सभ्यता का एक विशिष्ट गुण है, मनुष्य की इच्छाओं का अनंत फैलाव है, और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो प्राचीन सभ्यता का गुण है ना, यह इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से सीमित करता है ना, और कठोरता से नियंत्रित करता है। तो कुल मिला के बार बार आपको यही देखने को मिला कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका हमें मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस rises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. So insatiableness, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं insatiableness, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि असंतुष्टि, है ना, असंतुष्टि। तो कहा जा रहा है द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेंसिबलनेस जो है, यानी कि आप कह लीजिए कि जो आधुनिक या फिर पश्चिम असंतुष्टि का कारण है ना, उनका भविष्य में और ईश्वर में सच्चे विश्वास की कमी का कारण है। डिविनिटी मतलब भगवान की पूजा करना। तो इन सब में कमी होने के बावजूद ही मतलब इन सब का कमी होने की वजह से ही ये वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न कल्चर है, इसमें असंतुष्टि है, ठीक है। फिर है कि द रेस्ट्रेन ऑफ एंशियंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेस फ्रॉम ए बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। ये कहा जा रहा है कि प्राचीन और या फिर पूर्वी सभ्यता जो का संयम भविष्य की परिस्थिति व ईश्वर की शक्ति में विश्वास के कारण है। कहा जा रहा है कि ये ऐसा क्यों है ना। जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, इसमें क्या है, इसमें बहुत विश्वास है, भगवान के प्रति लोगों का स्नेह है। तो इन सब वजहों की वजह से ये अडिग है, ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं
14 चैप्टर क्या है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। मतलब कुछ ऐसे आधुनिक आविष्कार हैं ना, और कुछ ऐसे चटकीले परिणाम हैं जो आपको पागल बना देंगे, और उनका विरोध करना बिल्कुल असंभव जैसा है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी बोलते हैं कि परंतु मुझे किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है ना कि मनुष्य की विजय जो है उनके विरोध करने में ही है। अगर वो विरोध करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तभी उनकी विजय होगी, ऐसा वो कहते हैं। फिर है कि वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। यानी कि क्षणिक आनंद के लिए जो हम परमानेंट तौर पे अपने सामानों का त्याग कर दे रहे हैं ना, इस वजह से हम अब खतरे में हैं, ऐसा उनका मानना है। जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discoveries in things materials, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religions of the spirit of the soul। कहा जा रहा है जैसे कि लोग जो है ना वेस्टर्न इलाकों में जो अपने भौतिक वस्तुओं के बारे में उनका आविष्कार करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो उसी प्रकार हिंदू जो है ना अपने धर्म में धर्म को जीवात्मा आत्मा के बारे में अद्भुत खोज करके दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ उनको नहीं लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं 16 पैराग्राफ का। बट वी हैव नो आइज़ फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे सुंदर और महान खोजों को देखने के लिए हमारे पास दृष्टि ही नहीं है भाई। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हम डेजल मतलब होता है चकित होना। हम तो इसी चीज़ से चकित हो रहे हैं कि भाई वेस्टर्न साइंस ने क्या क्या प्रोग्रेस कर लिया है, हम उसी में देख के खुश हैं। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। महात्मा गांधी बोलते हैं मैं इन सब चीज़ों से, इन प्रोग्रेस से कोई मोहित नहीं हो रहा हूँ। इनेमर्ड मतलब मोहित होना। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। तो उनका ये मानना है महात्मा गांधी जी का कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मतलब जो ऑलमोस्ट सीम एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, कि भगवान ने इंडिया को बचा लिया है किस चीज़ से, अलॉन्ग दोज लाइन, वैसी राहों पे ना चलने के लिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में चली जाती है। इस वजह से इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। और इसी वजह से ऐसा हुआ है कि जो ये भौतिकवाद की बाढ़ जो बह चुकी है उसको रोकने में अपना मिशन पूरा कर पा रहा है हमारा इंडिया। चलिए अब 17 पैराग्राफ पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। ये भी बात मानी जाती है ना कि हिंदू धर्म में कोई ना कोई तो खास बात है जिसने इसे अभी तक जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने ये जो है इंडियन है सब चीज़ों का गवाह है कि बेबीलोन, सीरिया, ईरान और मिस्र की सब सभ्यताओं का पतन होते देखा है इंडिया ने। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कह रहा है कि अपने आसपास दृष्टि डालो और पता करो कि वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस। रोम कहाँ चला गया, यूनान कहाँ चला गया। कैन यू फाइंड टुडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिबन। क्या तुम आज ढूंढ पाते हो कि गिबन का इटली कहाँ है, कहीं दिखाई देता है। और रैदर द एंशियंट रोम, क्या तुम प्राचीन रोम को देख पाते हो। फॉर रोम वॉज इटली, है ना, जो कि रोम कभी इटली, क्योंकि रोम ही इटली था पहले, है ना। अब चलते हैं पैराग्राफ 18 की तरफ। गो टू ग्रीस, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। अगर तुम यूनान जाओगे तो वहाँ पे तुमको जो विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता थी वो भी देखने को नहीं मिलेगी, कहाँ गई वो। देन कमिंग टू इंडिया, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से येस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि आप यहाँ जाके इन सब चीज़ों को देखोगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब इंडिया में आओगे और आप बोलोगे कि जाके प्राचीन भारत के रिकॉर्ड्स को भी देखें तो आप देख पाओगे कि हाँ, आप इस बात पे ठहर जाओ कि यस मैंने कुछ इंडिया में अभी भी प्राचीन के रिगार्डिंग बहुत कुछ देखा है ना, कि मुझे प्राचीन भारत में अभी जीवित शक्ति दिखाई देती है ना। चलिए 19 पैराग्राफ पढ़ते हैं। True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them। कह रहे कि हाँ ये सच है
कि आसपास आगे जब जाएंगे तो हमें गोबर के ढेर भी मिलेंगे, लेकिन उन्हीं के नीचे खजाने भी छुपे हुए हैं, दबे पड़े हैं. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. कह रहा है कि यह क्यों जीवित रहा, इसका कारण है कि हिंदू धर्म ने अपने सामने जो भौतिक ढंग से विकास का नहीं बल्कि आध्यात्मिक ढंग से विकास का ध्येय रखा था, इसी वजह से. ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं. 20वां जो पैराग्राफ है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वॉन्ट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स सेल्फ रेनियल. ये कह रहा है कि हमारी सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति जो है, हमारा स्वराज जो है, हमारी इच्छाएं जो हैं भोग अब संस्कृति को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि इच्छाओं को सीमित करने पर है, आत्म त्याग पर है. मतलब इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बाकी और कौन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन. फिर है 21st पैराग्राफ कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस बट इट विल बी मीन ruin फॉर इंडिया इफ़ वी endeavor टू कॉपी इट. ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन सभ्यता जो है ना निसंदेह रूप से यूरोप के लोगों के अनुकूल है, ठीक है ना, परंतु इससे हम इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे ना तो ये भारत के लिए विनाशात्मक सिद्ध हो सकता है. दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट द एंड असिमुलेट वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ असिमुलेशन बाई अस, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वट एवर एविल माइट हैव क्रैप्ड इन टू इट. तो ये भी बोला जा रहा है ना, कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम जो ग्रहण करने योग्य हैं उसे ना अपनाएं या फिर स्वीकार ना करें. ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो आप, ऐसा नहीं कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा. बट जैसा कि इसका अर्थ है कि यह भी नहीं है कि जो बुराइयां इसमें घुस आई हो ना, यूरोप के लोग उनका त्याग ना करें, उसका त्याग जरूर करें. ठीक है, तभी आप सोचोगे कि हाँ सिविलाइजेशन आपकी अच्छी है. फिर कहा जा रहा है 22nd पैराग्राफ में कि द इनसेसेंट search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. कहा जा रहा है इसमें कि भौतिक सुखों की मतलब जो खोज में लोग निकले हैं उनके बढ़ाते जाने ऐसी बुराइयां हैं कि मैं साहस से कह सकता हूँ कि स्वयं यूरोप के लोग को अपने दृष्टिकोण को क्या करना होगा, बदलना होगा. ठीक है, themselves will have to remodel their outlook, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा. if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. कब बदलना होगा, क्यों बदलना होगा, क्योंकि यदि वे इन सुखों के जिनके वो गुलाम बनते जा रहे हैं ना, इनके बोझ के नीचे नहीं मरना चाहते ना, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. है ना. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, ये गांधी जी बोल रहे हैं, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, परंतु मैं जानता हूँ कि जो सुनहरी ऊन है उसको प्राप्त करने की होड़ में भारत के लिए निश्चय ही मृत्यु को निमंत्रण देने के समान होगी. मतलब इस सुनहरी ऊन को किसको कहा जा रहा है, इन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे जो हमारे इंडिया के लोग भाग रहे हैं ना, उसके लिए बोला जा रहा है कि उसके पीछे लोग भागेंगे, है ना, उसके होड़ में अगर आते हैं ना तो निश्चय ही मृत्यु को आमंत्रण देंगे वो, ऐसा गांधी जी कहते हैं. ठीक है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसका मतलब क्या है कि साधारण रहना, ऊंचे विचार रखना. टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. तो क्या कहा जा रहा है ना, इसमें कहा जा रहा है कि आओ हम क्या करें, अपने दिलों पर पश्चिमी जो दार्शनिक का आदर्श वाक्य है ना उसको अंकित कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं कि अगर who profess to do the thinking for the mass run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. यह निश्चित है कि लाखों लोग के मन में जो हाई लिविंग की थिंकिंग है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और जो ये सब सोचेंगे है ना वो रिस्क ले रहे हैं और ये व्यर्थ जाएगा. तो ऐसा उनका कहना था महात्मा गांधी का. 23rd पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जल्दी से.
Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntarily restriction of wants. कह रहा है कि सभ्यता का जो वास्तविक अर्थ है ना, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि जानबूझकर स्वेच्छा से अपनी ज़रूरतों को कम करना है. दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस. कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि. तो कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा करने की क्षमता बढ़ती है आपके अंदर, और इससे आपका विकास भी होता है. अब चलते हैं 24th पैराग्राफ, जो कि लास्ट पैराग्राफ है, कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प. कह रहा है कि एक स्तर तक है ना, जो भौतिक समन्वय है, और आप कह लीजिए फिजिकल हार्मोनी जो है, एंड कंफर्ट है ना, जो आराम आप ढूंढते हैं, ये ज़रूरी है एक सर्टेन डिग्री तक. बट अबव ए सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल के बाद, एक निश्चित लेवल के बाद, यह है जो है आपको हेल्प करने के बजाय आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करेगा. अगर आप फिजिकल मतलब पता ना, फिजिकल भोग विलास के पीछे आप भागते हैं, तो आपको लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फिर है कि देयर फॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड स्नेयर. डिल्यूजन का मतलब होता है धोखा, और स्नेयर का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बना दिया था, फंदा, ट्रैप. तो कह रहा है कि इसलिए अनंत इच्छाओं को पैदा करना और उनकी पूर्ति करना एक धोखा और फंदा प्रतीत होता है आपके लिए. तो ये जो इच्छाएं हैं, आप उस पर लगाम लगाइए. द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप. कह रहा है कि अगर भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना, बल्कि अपनी संकीर्ण व्यक्तिगत बौद्धिक इच्छाओं को भी पूरा करने का भी एक बिंदु है, इससे पहले कि वे भौतिक और विलास बन जाए आपके लिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल इंटेलेक्चुअल वॉल्यूटसनेस, तो उसका ये विचार बन जाए, विलासिता बन जाए, उसका अंत हो जाना चाहिए. मतलब ये सब चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को उत्पन्न मत होने दो अपने मन के अंदर, है ना. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated. तो कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भौतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस पर व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे मानवता की सेवा में बाधा ना बने, जिस पर उसे अपनी समझ शक्ति को केंद्रित करना चाहिए. तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.